तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने वीडियो के अंदर कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को सारे टाइप के हाइड्रोकार्बन्स यानी नॉर्मल कार्बन चेन्स, साथ ही साथ जब हमारे पास कुछ फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं उस हाइड्रोकार्बन के अंदर, उनकी भी कॉमन नेमिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एल्केन से, ठीक है। एल्केन्स की कॉमन नेमिंग हम लोग बेसिकली 3 तरीके से कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका एल्केन किस टाइप का है, सिंगल स्ट्रेट चेन है या फिर ब्रांच्ड है। तो उसके बेसिस पे हमने उसे 3 तरह से डिवाइड किया है कॉमन नेमिंग के अंदर, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रेट चेन एल्केन, यानी ऐसा एल्केन जिसमें सिर्फ एक चेन प्रेजेंट है, कोई भी ब्रांच नहीं लिखी हुई है, अनब्रांच्ड आप इसे एल्केन भी बोल सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है CH3, CH2, CH2, CH3। आप देख सकते हो एक स्ट्रेट चेन है, कोई दूसरी ब्रांच नहीं निकल रही। इसका IUPAC नेमिंग हम लोग जानते हैं, 4 कार्बन्स है, स्ट्रेट चेन है तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। 4 कार्बन्स है तो 1 2 3 4 है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 के लिए यूज़ करते हैं ब्यूट और एल्केन का सफिक्स एन, ठीक है। तो हो गया ब्यूटेन। ये हो गया इसका IUPAC नेमिंग। जब हम लोगों ने IUPAC नेमिंग कर लिया है तो कॉमन नेमिंग करना तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि अब इस हाइड्रोकार्बन की कॉमन नेमिंग करने के लिए हमें सिर्फ इस ब्यूटेन के आगे लगाना है एक N। क्या हो गया ये N, ब्यूटेन। N का मतलब होता है नॉर्मल, ये एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन है तो हमने लिख दिया N ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन, जिसमें कोई और ब्रांच नहीं निकली हुई है, सिर्फ एक स्ट्रेट 4 कार्बन वाली चेन है। तो ये होगा इसका कॉमन नेमिंग। हमने क्या किया, IUPAC नेमिंग के आगे N लगा दिया, ठीक है, और ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप पे, जो कि है ब्रांच्ड एल्केन्स, यानी कि ऐसे एल्केन्स जिनके अंदर ब्रांच निकली हुई है, एक और कार्बन चेन शुरू हो रही है बीच में से, ठीक है। ऐसे एल्केन्स की IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे? तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप, आपका जो हाइड्रोकार्बन है उसे आप ढंग से देखो, है ना। इसको IUPAC नेमिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं सेलेक्ट करूँगी तो 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। 3 चेन्स हैं और तीनों 3 कार्बन्स की हैं, तो मैं तीनों में से कोई भी चेन सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं जो स्ट्रेट चेन है वो सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। तो ये 1 2 3। अब आप लोग देख सकते हो इस हाइड्रोकार्बन के अंदर जो मेरी स्ट्रेट चेन है, जिसे मैं एक बॉक्स में बंद भी कर लेती हूँ, ठीक है। इस स्ट्रेट चेन से सेकेंड पोजीशन पे, यानी स्ट्रेट चेन को जब हमने नंबरिंग दे दिया उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। जब भी हमारे हाइड्रोकार्बन के अंदर मेन या पेरेंट या स्ट्रेट चेन से सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है, अटैच्ड होता है, उस टाइम पे हम लोग कॉमन नेमिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, आइसो। ये एक प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि इसको हम लोग आगे लिख देते हैं। आइसो आने का मतलब ही है कि उस हाइड्रोकार्बन की सेकेंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग लिख देते हैं आइसो, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो ये हाइड्रोकार्बन हम लोग ले लेते हैं, तो इस हाइड्रोकार्बन की जो मेन चेन है उसके कार्बन अब हम लोग क्या काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम अभी तक क्या करते थे, IUPAC नेमिंग जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोग मेन चेन के कार्बन को काउंट करते थे और जो दूसरा ग्रुप उससे जुड़ा हुआ है उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट की तरह हैंडल करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पूरे हाइड्रोकार्बन के सारे कार्बन्स को काउंट करना है। यानी जो भी आपके पास में हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, सिर्फ आपकी मेन चेन या पेरेंट चेन के कार्बन नहीं करने काउंट, सारे कार्बन को काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे पेरेंट चेन में तो 3 कार्बन है, लेकिन पूरे हाइड्रोकार्बन में 1 2 3 और ये 4 कार्बन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये किसके लिए, सिर्फ कॉमन नेमिंग करने के लिए। IUPAC नेमिंग करने के रूल्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। कॉमन नेमिंग करने की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें मैंने सारे नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर लिए। कितने कार्बन्स हैं, 4 कार्बन्स हैं, ठीक है। तो क्या यूज़ होता है, 4 के लिए ब्यूट, एल्केन है हमारे पास में तो एन, तो ब्यूटेन। और मैंने कहा था सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होगा तो हम लोग आइसो लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। आई बात समझ में? ये होगा इसका कॉमन नेम। सिंपल था इससे निकालना, बहुत ही ज़्यादा। एक बार हमें IUPAC के सारे रूल्स याद हो गए तो कॉमन नेमिंग के रूल्स अपने आप याद हो जाते हैं, बस थोड़ी सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है।
अब जो तीसरा टाइप है वो है तो ब्रांच्ड एल्केन्स के अंदर ही, लेकिन उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि आइसो वाले जो कैटेगरी है उससे डिफरेंट है। कैसी कैटेगरी है वो, एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ, एक हाइड्रोकार्बन में ड्रॉ कर लेती हूँ, CH3 C CH3 CH3 एंड CH3। ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन मैंने ड्रॉ किया। अब आप लोग देख सकते हो इसमें अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करूँ तो 3 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट चेन होगी, है ना, या तो वो ये हो सकती है, वो ये वाली हो सकती है, ये ऐसे करके आप टोटल जो भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे उसमें 3 ही कार्बन्स होंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेती हूँ 3 कार्बन्स की। अब चूँकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल चेन है, इस वजह से मैं चाहे इधर से नंबरिंग दूँ चाहे इधर से नंबरिंग दूँ, मेरे इन दोनों मिथाइल ग्रुप को 2 नंबर ही मिलेगा। तो मैं कहीं से भी दे देती हूँ, मैं इधर से दे देती हूँ, चलो 1 2 एंड 3। अब आप देख सकते हो कि जो पिछला वाला हाइड्रोकार्बन था उसमें सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है, इस वाले हाइड्रोकार्बन के अंदर उसी सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला और ये वाला, देखिए 2 मिथाइल ग्रुप्स। ऐसे में अब हम लोग आइसो का यूज़ ना करके अब हम लोग यूज़ करेंगे नियो का। किसका, नियो, NEO। ठीक है, सब सेम करना है हमें, लेकिन आइसो की जगह नियो लगा देना है, यानी कि हमें सारे कार्बन्स पहले काउंट करने हैं। कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स हैं। क्या यूज़ करते हैं हम उसके लिए, पेंट और एल्केन का सफिक्स एन, पेंटेन, और अब इसके आगे लगा दिया नियो, तो हो गया नियो पेंटेन। कब यूज़ किया हमने, जब हमारी पेरेंट चेन के अंदर हमारे पास सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तब हम लोगों ने नियो का यूज़ किया, और जब एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था तो हमने आइसो का यूज़ किया। तो टोटल 3 टाइप से हमने एल्केन्स की कॉमन नेमिंग करी, एन यूज़ करके, आइसो यूज़ करके और नियो यूज़ करके। ये 3 तरीके होते हैं एल्केन्स को कॉमन नेमिंग करने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एल्कीन्स की तरफ। एल्कीन्स यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें हम लोग एल्कीन्स बोलते हैं। इनका कॉमन नेम होता है एल्काइलिन। ठीक है, क्या होता है, एल्काइलिन। यहाँ पे पीछे ईन आ रहा है जो कि हमारे एल्कीन्स का क्या होता है, सफिक्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मेरे पास एग्जाम्पल है, अगर मैं इसका IUPAC नेमिंग देखूँ तो 1 2 2 कार्बन्स है। ठीक है, 2 के लिए यूज़ होता है एथ, हम जानते हैं, और एल्कीन का सफिक्स ईन, तो इथीन हो जाता है इसका IUPAC नेमिंग। लेकिन अब अगर मैं पूछूं कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो वही हमें काम करना है। 2 कार्बन्स है तो 2 के लिए एथ, और एल्काइलिन है तो क्या हो जाएगा, इथाइलिन। ये होगा इसका कौन सा नेम, कॉमन नेम। आया समझ में, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है, 3 कार्बन्स है। अगर मैं इसका IUPAC नेमिंग पूछूं तो क्या हो जाएगा, अच्छा अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होगा या फिर यहाँ प्रेजेंट होगा, दोनों में से कहीं भी प्रेजेंट होगा, नाम सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि हमेशा वो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है 1 2 3, 3 के लिए यूज़ होता है प्रोप। कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पे, तो प्रोप 1 और फिर एल्कीन का सफिक्स ईन। सिंपल था, ये तो था इसका IUPAC नेमिंग। अब मुझे अगर इसका कॉमन नेमिंग करना हुआ तो मैं जानती हूँ 3 कार्बन्स है तो 3 कार्बन्स के लिए यूज़ होता है प्रोप, और कॉमन नेमिंग क्या होता है, एल्काइलिन, तो हो जाएगा प्रोपाइलिन। ठीक है, ये होगा इसका कॉमन नेमिंग। सिंपल है। अब एक और हाइड्रोकार्बन का मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। तो मेरे पास में अगले 2 हाइड्रोकार्बन्स हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर मैं इन दोनों हाइड्रोकार्बन्स को देखूं तो दोनों हाइड्रोकार्बन में 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, लेकिन दोनों का ही IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। कैसे, चलो देखते हैं। इसकी एक बार IUPAC नेमिंग करके देखो, तो मैं यहाँ से भी नंबरिंग कर सकती हूँ, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकती हूँ। दोनों तरफ से मेरे डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, वहीं से मैं नंबरिंग करूँगी।
तो यहाँ पे मैं चाहे यहाँ से करूँ चाहे यहाँ से करूँ सेम ही होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे सिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। तो मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सेकेंड पोजिशन पे आया डबल बॉन्ड, 4 कार्बन्स की चेन है, तो ब्यूट डबल बॉन्ड है सेकेंड पोजिशन पे, तो डैश 2 डैश और एल्कीन का सफिक्स ईन, तो इसका IUPAC नेमिंग होगा ब्यूट 2 ईन, ठीक है। अब इसका IUPAC नेमिंग करते हैं, तो ये एक असिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सेम नंबर ऑफ कार्बन नहीं है, इस साइड पे 3 कार्बन है, इस साइड पे 1 कार्बन है, ठीक है। तो इसमें हमें वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन यहाँ से करूँगी तो 1 2 फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगी 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, तो ब्यूट फर्स्ट पोजीशन पे एल्कीन है, तो ब्यूट 1 ईन। दोनों की IUPAC नेमिंग डिफरेंट है। अब कॉमन नेमिंग को समझो। कॉमन नेमिंग के लिए हम लोगों ने हमारी नंबरिंग करके रखी है एल्कीन की, है ना। आपकी नंबरिंग आपने जहाँ से भी स्टार्ट की है, जिस कार्बन को आपने 1 नंबर दिया है ना, वो कार्बन आपका कहलाता है अल्फा कार्बन, और जिसको सेकंड नंबर दिया है वो कहलाता है बीटा कार्बन। आई बात समझ? कौन सा अल्फा? आपने जो कार्बन चेन चूज़ करी है, उसे नंबरिंग दी है, उसमें पहला नंबर आपने जिस कार्बन को दिया है वो आपका अल्फा कार्बन होगा, दूसरा नंबर जिस कार्बन को दिया है वो आपका बीटा कार्बन होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसको 1 नंबर दिया है तो ये अल्फा कार्बन, इसको 2 दिया है तो ये बीटा कार्बन। अब ये अल्फा और बीटा के रेस्पेक्टिवली हम लोग कॉमन नेमिंग करेंगे। कैसे करेंगे? ये एल्काइलिन तो सेम रहेगा, लेकिन इसके आगे अब हम लोग अल्फा और बीटा लगाएंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? बीटा कार्बन से या अल्फा कार्बन से? हमें दिख रहा है कि ये बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है। अल्फा कार्बन तो यहाँ पर है, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या लिखूँगी? सबसे पहले बीटा, और फिर हमारा वापस से यही एल्काइलिन। तो एल्काइलिन में 4 कार्बन्स हैं, तो ब्यूट क्या हो जाएगा? ब्यूटाइलिन। तो ये हो गया बीटा ब्यूटाइलिन। क्यों? क्योंकि सेकेंड जो कार्बन है मेरा, उससे मेरा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है जो कि बीटा कार्बन है, तो मैंने इसको बीटा ब्यूटाइलिन कहा। लेकिन यहाँ पे मैं देखती हूँ जो डबल बॉन्ड है वो अल्फा कार्बन से भी जुड़ा है, बीटा कार्बन से भी जुड़ा है, लेकिन हमने उसे नंबर किसके बेसिस पे दिया है? अल्फा कार्बन के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि हमें इसे कम नंबर देना है। अगर हम लोग उसे बीटा कार्बन के नंबर पे बेसिस देते हैं तो हम यहाँ पे भी ब्यूट 2 ईन लिखते हैं, क्योंकि बीटा कार्बन सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन है। लेकिन हमने उसे ब्यूट 1 ईन लिखा है, यानी हमने अल्फा कार्बन की जो नंबरिंग है उसे काउंट किया है। तो हम लोग यहाँ पे अब बीटा ना लिख के क्या लिख देंगे? अल्फा, और वापस से हमारा ब्यूटाइलिन। आई बात समझ में? सिर्फ ये अल्फा और बीटा का है। आपका पहला जो कार्बन है कार्बन चेन का, जैसे आपने 1 नंबर लिखा है, वो होगा अल्फा और दूसरा वाला होगा बीटा। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको आपका जो डबल बॉन्ड है वो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस बेसिस पे आपको IUPAC आपको कॉमन नेमिंग करनी है। अच्छा, मान लो आपको एक ऐसा हाइड्रोकार्बन आपके पास में आ जाए जिसका डबल बॉन्ड ना तो अल्फा से जुड़ा हो ना ही बीटा से जुड़ा हो, यानी वो जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे ना होकर थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे है। तो ज़्यादातर फोर्थ पोजीशन तक का आता नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से अगर हम लोग नंबरिंग दूसरे साइड से स्टार्ट करेंगे तो वो फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आ जाता है। लेकिन बाय चांस अगर हमारा जो डबल बॉन्ड है वो थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं एक हाइड्रोकार्बन ले लेती हूँ, ये मेरा हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ या यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ, कौन से पोजीशन पर आ रहा है डबल बॉन्ड? थर्ड पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ से करी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि फर्स्ट कार्बन तो क्या था? अल्फा था, सेकंड था बीटा, और थर्ड अब क्या है? गामा है। क्या है? गामा। तो अब हमें क्या करना है? हम अल्फा बीटा ना लिख के थर्ड पोजीशन पे है तो क्या लिख देंगे? गामा लिख देंगे, गामा। और कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? हेक्साइलिन। ठीक है, सिंपल है ये। कॉमन नेमिंग करना है इसमें।
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एल्काइंस की तरफ, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स की तरफ जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एल्काइलिन की IUPAC नेमिंग करना भी बहुत आसान है। एल्केन्स का था एल्काइलिन, तो एल्काइंस का हो जाएगा एसिटाइलिन। ठीक है, किस तरह करेंगे? जो फर्स्ट कंपाउंड होता है एल्काइन का वो होता है इथाइन। ठीक है, इसके अंदर 2 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं और उन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो 2 के लिए हो गया एथ और एल्काइन का सफिक्स आइन। तो इथाइन जो होता है वो हमारी एल्काइन सीरीज़ का पहला कार्बन चेन होता है। ठीक है, और इस इथाइन को ही हम लोग बोलते हैं एसिटाइलिन। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे अगर हम लोगों को कॉमन नेमिंग करना है, तो फर्स्ट चेन का तो नाम ही एसिटाइलिन होता है। अब अगर कार्बन नंबर्स बढ़ गए, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 थे अब यहाँ 3 हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जो भी हमारे 2 कार्बन्स हैं जो कि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको तो आप कर लो एक ऐसे गोले में बंद। ठीक है, और अब इसके अलावा आपको जितने भी कार्बन या जो भी कार्बन ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है उसका नेमिंग करो सबसे पहले। ठीक है, तो इन दोनों कार्बन को जब मैंने गोले में बंद कर लिया तब मुझे एक कार्बन नज़र आ रहा है। कौन सा ग्रुप है ये? मीथाइल ग्रुप। तो मैं क्या लिखूँगी सबसे पहले? मीथाइल। ठीक है, और अब क्या लिख दूँगी? 2 कार्बन्स वाला जो हमारा एल्काइन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन। तो मैं अब लिख दूँगी मिथाइल एसिटाइलिन। ये होगा इसका कॉमन नेम। ठीक है, अब मान लो अब 4 कार्बन्स है, तो फिर से मैंने जो हमारे 2 कार्बन्स थे उनको बॉक्स में बंद कर लिया जो कि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन 2 कार्बन्स को मैंने किया। ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ कौन सा ग्रुप है? ये CH3CH2, 2 कार्बन्स वाला इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगी? इथाइल, और पीछे 2 कार्बन्स के लिए एसिटाइलिन। सिंपल है एल्काइंस का कॉमन नेमिंग करना। अब कॉमन नेमिंग देखते हैं हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है? हेलो कहाँ से आ रहा है? हेलोजन से। हेलोजन हम लोग किनको कहते हैं? हमारे पास में 4 हेलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और इसके लास्ट में क्या होता है? एस्टेनाइन। ठीक है, बेसिकली हम ये ऊपर जो 4 हैं इन्हें हम लोग काउंट करते हैं हमारे हेलोजन्स के अंदर। हेलोजन इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? सॉल्ट का। तो इनको हम लोग बोलते हैं हेलोजन्स। और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन यानी बेसिकली एल्केन के अंदर हमारा हेलोजन प्रेजेंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन, यानी एल्केन के अंदर एक हेलोजन प्रेजेंट है। ठीक है, बेसिकली आपको कौन कौन से दिख जाएंगे? आपको क्लोरीन मिल जाएगा, आपको ब्रोमीन और आयोडीन मिल जाएगा। ये 3 आप लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाएंगे आपके नॉर्मल एग्जाम्पल्स के अंदर। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स जिनका फॉर्मूला होता है CnH2n+1x, यानी कि कार्बन नंबर हमारे पास में n है, हाइड्रोजन के नंबर निकालने के लिए 2n+1 कर देंगे, यानी n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन्स है यहाँ पे। ठीक है, और उसके साथ में x क्या होता है? हेलोजन होते हैं। हेलोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है x के साथ में। ठीक है, कॉमन नेम होता है इनका एल्काइल हैलाइड। अब हम लोग करते हैं इनकी कॉमन नेमिंग। हमारे पास में काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये मेरा एक हेलो एल्केन है। अगर मैं इसका पूछूँ IUPAC नेमिंग, तो एक ही कार्बन प्रेजेंट है। कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है ना? तो एक ही कार्बन है और उसी से हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो हम इसे क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्स्टिट्यूट को, तो क्लोरो, और फिर क्या लिख देते हैं हमारी कार्बन चेन को? तो एक कार्बन के लिए मेथ, तो क्लोरोमीथेन। ये तो इसका IUPAC नेमिंग हो गया। अब मुझे इसका कॉमन नेमिंग करना है, तो कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? एल्काइल की जगह मिथाइल, और हेलाइड, हेलाइड मेरा कौन सा है? हेलोजन कौन सा है? क्लोरीन, तो हेलाइड की जगह हो जाएगा क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड। आया समझ? ये होगा इसका कॉमन नेम। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास में 3 कार्बन की एक चेन से हमारा आयोडीन जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग हम लोग वहीं से करेंगे जहाँ से आयोडीन को सबसे कम नंबर मिले, तो 1, 2 और 3। ठीक है, कितने कार्बन्स की चेन है? 3 कार्बन्स की चेन, तो एल्काइल की जगह हो जाएगा प्रोपाइल, और हेलाइड की जगह आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड। ठीक है, अब ये सेम टू सेम कार्बन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। क्या किया मैंने? हाइड्रोकार्बन के अंदर मैंने जो उसका आयोडीन था
यानी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, आयोडीन को यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया। अब इसकी कॉमन नेमिंग करूँगी, कैसे करूँगी मैं? पहले तो नंबरिंग दे देते हैं, तो कहीं से भी तो 1 2 3 3 कार्बन की चेन है। अब मैंने एक बात बताई थी कि हमारे जब सेकेंड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर आइसो का यूज़ करते हैं। वो किसके लिए? एल्केन्स के लिए। यहाँ पे हमारा हेलो एल्केन्स है, तो हेलो एल्केन्स के अंदर जब हमारे सेकेंड पोजीशन पे कोई हेलोजन प्रेजेंट होगा तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आइसो यूज़ करेंगे। तो क्या कर रही हूँ मैं यूज़? आइसो। 3 कार्बन्स की चेन है तो प्रोपाइल, और कौन सा हाइड्रोजन है? आयोडीन, तो आयोडाइड। सब सेम था, एल्काइल हैलाइड तो प्रोपाइल आयोडाइड हो गया। लेकिन हमारा हेलो एल्केन के अंदर क्या था? अगर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग आइसो यूज़ करते थे। हेलो एल्केन्स के अंदर अगर हमारा सेकंड पोजीशन पे हेलोजन प्रेजेंट है तो हम लोग आइसो यूज़ करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना, आइसो लिख के आपको वापस से हमारा एल्काइल हैलाइड जो हमारा कॉमन नेमिंग चल रहा है उसकी तरीके से हमें उसका कॉमन नेमिंग करना होता है। सिंपल है ये करना। अब हम लोग बात कर लेते हैं डाई हेलो एल्केन्स की, यानी कि ऐसे एल्केन्स जिनके अंदर 2 हेलोजन्स प्रेजेंट होंगे तो इनका जो हमारा जनरल फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। CnH2n(X2), पहले क्या था? CnH2n+1, यानी एक हाइड्रोजन ज़्यादा था और X था। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया और हाइड्रोजन एक बढ़ गया, ठीक है। इसके 3 टाइप से कॉमन नेमिंग हो सकती है। पहली, एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स, ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे होता है। दूसरा, एल्काइलिन डाइहैलाइड्स, और तीसरा होता है पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स, ठीक है। एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स कब यूज़ करते हैं? जब हमारा जो हेलोजन है, 2 हेलोजन्स है हमारे पास, यानी हेलोजन्स जो हैं अटैच्ड किस पे? सेम कार्बन पे। एक ही कार्बन पे हमारे दोनों हेलोजन्स अटैच होंगे तो उसे हम लोग एल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स की हेल्प से कॉमन नेमिंग देंगे। एल्काइलिन डाइहैलाइड्स कब देंगे? जब हमारे हेलोजन्स जो हैं वो अटैच्ड होंगे एडजेसेंट कार्बन पे। एडजेसेंट मतलब 2 पास के जो कार्बन है उन पे हमारे दोनों हेलोजन्स अटैच होंगे, ठीक है। और पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड कब यूज़ करेंगे? जब हमारे हेलोजन्स जो हैं वो अटैच होंगे टर्मिनल कार्बन्स पे। टर्मिनल कार्बन्स का मतलब किसी भी कार्बन चेन के दोनों साइड के एंड में जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं उन कार्बन से अगर हमारे हेलोजन अटैच होंगे तो उन्हें टर्मिनल कार्बन बोलते हैं, और उसके लिए हम लोग पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? सब बेसिकली हमारे पास में यही 2 टाइप्स आते हैं। ये टाइप्स बहुत ही रेयर केस में आता है, तो हम लोग इन दोनों की कॉमन नेमिंग करना सीखते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा? एल्काइलिडीन डाइहैलाइड, जब हमारा हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच होगा। तो मैं इसका एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल CBr एंड Br, ठीक है। ब्रोमीन है, हेलोजन है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देते तो CH3 और CH, ठीक है। तो इस वाले डाई हेलो एल्केन के अंदर हमारे पास 2 हेलोजन प्रेजेंट है और दोनों के दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे में हम लोग एल्काइलिडीन डाइहैलाइड का यूज़ करेंगे। कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं? 2, 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन। एल्काइलिडीन की जगह पे इथाइलिडीन, और डाई और हैलाइड की जगह पे ब्रोमाइड, तो इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड, यानी हमारा जो हेलोजन्स हैं वो 2 पास के कार्बन पे जुड़े हुए हैं। कैसे? 1 2 कार्बन से, ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है कार्बन, और इन दोनों कार्बन से एक हेलोजन अटैच हुआ है। ब्रोमीन अटैच है तो 2 ब्रोमीन क्या है? दोनों एडजेसेंट कार्बन यानी पास वाले कार्बन पे अटैच है। वैलेंसी कंप्लीट कर देते तो CH2, ठीक है। इसकी कॉमन नेमिंग करेंगे हम लोग एल्काइलिन डाइहैलाइड से। तो कितने कार्बन है? 1 2, 2 कार्बन है, तो एल्काइलिन की जगह हो जाएगा इथाइलिन, और डाइहैलाइड की जगह हो जाएगा डाई ब्रोमाइड।
ये जो इथाइलिन डाइब्रोमाइड है ये एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? एंटी नॉकिंग एजेंट। कई बार हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं, कोई भी आपकी 4 व्हीलर है, तो उसके अंदर ना आवाज़ आने की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी वो आवाज़ करती हैं, है ना। तो उस टाइम पे एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में इथाइलिन डाइब्रोमाइड का यूज़ किया होता है, ताकि वो आवाज़ करना, शोर करना कम कर दें। ठीक है, इसे एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। इस कंपाउंड को क्या नाम है? इथाइलिन डाइब्रोमाइड। जो हमारे ये वाला टाइप ऑफ डायहेलोएल्केन्स था, जहाँ पे हमारे एक ही कार्बन से 2 ब्रोमीन ग्रुप जुड़े हुए थे, इन्हें हम लोग बेसिकली जेम डायहेलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेम डायहेलाइड। जेम का मतलब होता है सेम, तो यहाँ पे जो हेलोजन्स है वो सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए जेम। ठीक है, और इसको हम लोग बोल देते हैं विसिनल डायहेलाइड। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट। तो विसिनल डायहेलाइड जब हमारे जो हेलोजन्स है वो एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हुए हैं, ये इनको नाम दिया जाता है। लेकिन अगर हमें कॉमन नेमिंग करनी है तो हम लोग इस तरह से इनकी कॉमन नेमिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्राई हेलोएल्केन्स और टेट्रा हेलोएल्केन्स की। यानी ट्राई हेलोएल्केन्स तो क्या हो जाएंगे? ऐसे एल्केन्स जिनके अंदर 3 हेलोजन्स प्रेजेंट हैं, और टेट्रा हेलोएल्केन्स क्या हो जाएंगे? ऐसे एल्केन्स जिनके अंदर 4 हेलोजन्स प्रेजेंट हैं बेसिकली। ठीक है, तो अगर एक एल्केन के अंदर 3 हेलोजन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कॉमन नेमिंग करते हैं हेलो फॉर्म के रूप में। किस फॉर्म में? हेलो फॉर्म। ठीक है, हेलो यानी कि हेलोजन। और टेट्रा हेलो एल्केन है तो उसकी हम लोग कॉमन नेमिंग करते हैं कार्बन टेट्रा हेलाइड के रूप में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझती हूँ, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ ट्राई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल, जहाँ पे हमारे एक कार्बन से 3 हेलोजन्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल CHCl3, एक कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसका कॉमन नेमिंग करेंगे हम लोग हेलो फॉर्म। तो हेलो फॉर्म, यहाँ पे हेलोजन की जगह पे क्या है? क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम? क्लोरोफॉर्म। हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म को हम एज एन एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लो CHBr3, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्रोमोफॉर्म। या फिर CHI3, तो इसका नाम हो जाएगा आइडोफॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब हमारे एक कार्बन से 3 हेलोजन्स जुड़े हुए होते हैं तो हम लोग इस तरह से उसका कॉमन नेमिंग करते हैं। अच्छा, अब हम लोग टेट्रा हेलो एल्केन्स की एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो टेट्रा हेलो एल्केन्स के अंदर मेरे पास एक है CCl4, एक कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन टेट्रा, और हेलाइड की जगह पे क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग पायरीन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। आगे हम लोग जब रिएक्शंस करेंगे तो हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था सॉल्यूशन के अंदर कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये डिज़ोल्व कर सकता है अपने अंदर। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर मान लो CBr4 हो तो क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के जितने भी टाइप्स थे उनको हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं ईथर की। ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, यानी ऑक्सीजन से 2 कार्बन चेन जुड़ी हुई होती हैं, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है, कॉमन नेमिंग होती है इसकी एल्काइल ईथर। क्या होती है? एल्काइल ईथर। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है सबसे पहला CH3O CH3, सबसे सिंपल ईथर। ठीक है, IUPAC नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? IUPAC नेमिंग में होगा मिथॉक्सी मीथेन, लेकिन हम लोग कॉमन नेमिंग करेंगे तो कॉमन नेमिंग में हमारे पास में ऑक्सीजन से कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं बेसिकली। इस साइड भी मिथाइल ग्रुप है, इस साइड भी मिथाइल ग्रुप है, तो कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल, यानी कि डाई मिथाइल। तो एल्काइल की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? डाई मिथाइल, और पीछे क्या लिख देंगे हम लोग? ईथर। सिंपल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो CH3 CH2O CH3। ठीक है,
यहाँ पे ऑक्सीजन के एक साइड पे तो इथाइल ग्रुप है, दूसरे साइड पे मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले मैं इथाइल लिखूँ कि मिथाइल लिखूँ? तो हम जानते हैं, हम लोग अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं, तो ई पहले आता है या एम पहले आता है? हम जानते हैं ई पहले आता है, तो मैं पहले इथाइल लिखूँगी। क्या हो जाएगा? इथाइल, फिर मिथाइल और फिर ईथर। क्या हो गया था कॉमन नेम? इथाइल, मिथाइल, ईथर। ठीक है, सिंपल था, बड़ा ही सिंपल था इसको पता करना। अब बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, यानी ऐसे हमारे पास में हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर COOH यानी कि C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। तो इनके कॉमन नेमिंग करने के पीछे कोई खास रूल नहीं है हमारे पास में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कॉमन नेमिंग हम लोग बेसिकली करते हैं जहाँ से इन एसिड्स को हम लोग को मिले एसिड्स, है ना, जहाँ पे भी हमें एसिड मिलता है उस जो हमारा ओरिजिन है वहाँ से ही हम इसको कॉमन नेमिंग दे देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो कोई रूल नहीं है, इनको कॉमन नेमिंग इस बेसिस पे दिए हैं कि कहाँ से इन्हें पाया गया, उस के ऊपर हमने इन्हें कॉमन नेम दे दिया। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, वो होता है HCOOH, यानी कि एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इससे बेसिकली तो हम लोग IUPAC में तो लिखते हैं मीथेनोइक एसिड। ठीक है, और कॉमन नेमिंग में हम इसे लिखते हैं फॉर्मिक एसिड। ये जो एसिड होता है, ये जो हमारी रेड एंट्स होती हैं यानी लाल चींटियाँ होती हैं, उनके अंदर पाया जाता है। जब भी वो हमें काटती हैं तो वो इस एसिड को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती हैं बेसिकली, जिस वजह से हमें खुजली होती है, इरिटेशन होता है उस जगह पे। ठीक है, तो ये वहाँ से लिया गया है, फॉर्मिका से लिया गया फॉर्मिक एसिड। क्यों लिया गया? क्योंकि ये फॉर्मिका कहाँ पाया जाता है? उन लाल चींटियों के अंदर पाया जाता है। आई बात समझ में? इसलिए इस एसिड का नाम क्या लिखा? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सेकेंड आता है CH3COOH, यानी एक कार्बन ज़्यादा, दो कार्बन वाला एसिड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये तो इसका IUPAC नेमिंग होता है, और कॉमन नेम इसका होता है एसिटिक एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के आप लोग कॉमन नेम तो एकदम अच्छे से याद रखो, क्योंकि ये बहुत जगह पे हमें एसिटिक एसिड ज़्यादा यूज़ आता है। हम लोग कॉमन नेमिंग ज़्यादा याद रखते हैं, IUPAC नेमिंग इतनी याद नहीं रखते। तो इनके कॉमन नेमिंग, स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नेमिंग को हम लोग अच्छे से याद रखें। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये जो एसिटिक एसिड होता है ये हमारे विनेगर यानी सिरका होता है, इसके अंदर पाया जाता है बेसिकली। अब थर्ड आता है हमारे पास में 3 कार्बन वाला एसिड यानी CH3, CH2, COOH। इसका IUPAC नेमिंग तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम भी यही होता है। क्या होता है? प्रोपियोनिक एसिड। कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग दोनों सेम होते हैं। ठीक है, 4 कार्बन वाला एसिड CH3, CH2, CH2, COOH, इसका कॉमन नेमिंग होता है ब्यूटरिक एसिड, या फिर इसे आप लोग बटर एसिड भी बोल सकते हो, ब्रेकफास्ट एसिड भी बोल सकते हो, क्योंकि बटर को हम लोग बेसिकली ब्रेकफास्ट में खाते हैं, तो इसका नाम बटर एसिड होता है या फिर ब्रेकफास्ट एसिड। ये बेसिकली बटर के अंदर पाया जाता है, ब्यूटरिक एसिड, जिसके अंदर 4 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। 5 कार्बन्स वाला कहलाता है वेलेरिक एसिड। ठीक है, तो ये 5 कार्बन्स तक आप लोग कॉमन नेमिंग याद रखो, इससे ज़्यादा आगे तक का नहीं आता है। 5 कार्बन्स तक का कई बार पूछ लेते हैं। बेसिकली तो ये दो जो ऊपर वाले हैं, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन हम लोग 5 कार्बन्स तक हम लोग इसे ईजिली याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एल्डिहाइड्स के ऊपर। तो एल्डिहाइड्स, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के ये जो कॉमन नेमिंग है याद रख लिए, तो हम जानते हैं कि एल्डिहाइड्स भी जो हैं वो उनके जो कॉमन नेमिंग है वो भी यहीं से निकलेंगे। फॉर एग्जांपल COH ग्रुप प्रेजेंट था तो फॉर्मिक एसिड हुआ, है ना। अब सेम वो COH ग्रुप को हटा के हमने CHO ग्रुप लगा दिया, तो CHO ग्रुप लगाते ही वो बन जाएगा फॉर्मिक एसिड की जगह फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। तो बेसिकली हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर हम लोग कॉमन नेमिंग याद रख लेते हैं तो हम लोग एल्डिहाइड्स के और साथ ही साथ में एस्टर वगैरह के भी हम लोग कॉमन नेमिंग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे फॉर्मिक एसिड याद किया था, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड हमारा क्या कहलाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। 2 कार्बन वाला क्या कहलाएगा, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, वैसे ही 3 कार्बन वाला जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था यानी प्रोपियोनिक एसिड, तो ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या कहलाएगा, प्रोपियोनल्डिहाइड। इजी था, हमने एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हम लोगों ने कॉमन नेम याद कर लिए, तो एल्डिहाइड्स को याद करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कीटोन्स की तरफ। तो कीटोन्स क्या होते हैं, जब हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप से 2 कार्बन चेन R और R जुड़ी होती हैं। ये दोनों कार्बन चेन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कई बार यहाँ पे R R दिख जाएगा क्या, या फिर आप लोगों को R और R डैश, यानी कि दोनों चेन डिफरेंट है, ऐसा भी दिख जाएगा। ठीक है, इनका कॉमन नेमिंग होता है एल्काइल कीटोन। तो सबसे पहले ले लेते हैं हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर कीटोन यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे हम लोग एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी हम लोग अगर कॉमन नेमिंग करें तो कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, 1 2 3, 3 कार्बन्स हैं। तो इसका कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा, प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, एल्काइल की जगह क्या हो गया, प्रोपाइल और पीछे कीटोन। इसका एक नाम सबसे ज़्यादा याद रख लो, ये नाम काम नहीं आता, आता है नाम एसीटोन। ये बेसिकली जो नेल पेंट रिमूवर यानी थिनर जो होते हैं उनके अंदर एसीटोन पाया जाता है। और इसका IUPAC नेमिंग क्या होता है, IUPAC नेमिंग इसका होता है प्रोपेनॉन। सबसे ज़्यादा हमारा यही काम आता है, एसीटोन नाम से इसे सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, एक और हम लोग कीटोन ले लेते हैं, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O ग्रुप के एक साइड पे इथाइल प्रेजेंट है, दूसरी साइड पे मिथाइल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं किसे लिखूंगी, इथाइल को। तो इथाइल, फिर मिथाइल और फिर कीटोन, ये हो गया इसका कॉमन नेमिंग। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एस्टर की तरफ। तो एस्टर क्या होता है, एस्टर के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है और इन दोनों से क्या जुड़े होते हैं, हमारे 2 कार्बन चेन्स जुड़े होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बन चेन दोनों डिफरेंट हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉमन नेमिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एल्काइल, फिर लगाते हैं वर्ड रूट और फिर उसके पीछे लगता है सफिक्स 8। ठीक है, फिर अगर आप लोगों को और इजी करना है तो आप लोगों ने जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले याद किए थे वहीं से हम लोग इनको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे डिराइव वो मैं सिखा देती हूँ, क्योंकि अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स याद कर लिए तो ये याद करना बहुत आसान हो जाएगा और इनकी कॉमन नेमिंग करना भी बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, मैं जानती हूँ फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, और इस वाले एस्टर का फॉर्मूला क्या है, HC डबल बॉन्ड O और CH3। यानी कि यहाँ तक तो ये सेम है, बस H की जगह पे हमारा मिथाइल ग्रुप आ गया है ना। तो इसका नाम था फॉर्मिक एसिड, है ना। तो मैं इसका नाम क्या दूंगी, इसके नाम के लिए मैं इस कार्बन चेन जो है इसको भी काउंट करूँगी। बेसिकली हमें क्या करना है, हमारा एसिड के अंदर जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है, एसिड के अंदर तो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एस्टर के अंदर हमारा कोई कार्बन चेन जुड़ा होगा, तो उस कार्बन चेन को हमें नाम देना होता है और पीछे हमारा जो हमने एसिड्स के अंदर याद किया था वही लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला तो सब सेम है। ठीक है, क्या नया है, मिथाइल नया है, तो क्या लिख दूंगी मैं, मिथाइल। और पीछे ये फॉर्मिक एसिड जैसा ही है तो क्या मैं लिख दूंगी इसे, फॉर्मेट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर हमारा HC डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यानी अब हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन से मिथाइल की जगह कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इथाइल। और बाकी सब सेम फॉर्मिक एसिड जैसा ही है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
अब ऑक्सीजन से यहाँ पे हमारा इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा ऑक्सीजन से जो कार्बन चेन जुड़ी हुई है ना, कार्बन चेन की बात करें, C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप की बात नहीं करनी, कार्बन चेन जो हमारी जुड़ी हुई है उसको देखो। इसको छुपा दिया, इसको देखा, क्या कितने नंबर कार्बन की चेन है, 2 की है, तो क्या होती है, ये इथाइल होती है। ठीक है, अब इसको छुपा दिया, यहाँ पे ये किससे मिलता जुलता है, एसिटिक एसिड से मिलता जुलता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। H की जगह पे तो हमारी इथाइल ग्रुप आ गया, पीछे क्या आ जाएगा, एसीटेट। ठीक है, मान लो दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और पीछे वाला किससे लिया हुआ है, एसिटिक एसिड से लिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे, एसीटेट। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन नेमिंग अमाइंस का। तो अमाइन हम लोग जानते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, कैसा, एन अमाइन, N, अमाइन और N, अमाइन, यानी कि ऐसे अमाइन जिनसे एक ही कार्बन चेन जुड़ी हुई है, जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, वो कहलाते हैं 1 डिग्री अमाइन यानी प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, ऐसे अमाइंस जिनमें NH ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नाइट्रोजन से हमारी 2 कार्बन चेन जुड़ी हुई हैं, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी अमाइंस। और ऐसे अमाइंस जिनमें नाइट्रोजन यानी सिर्फ N प्रेजेंट है और उससे 3 कार्बन चेन जुड़ी हुई हैं, उसे हम लोग बोलते हैं टर्शरी अमाइन। तीनों की जो हमारी कॉमन नेमिंग है वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। कैसे होती है, देखो, यहाँ पे जो कॉमन नेमिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है एल्काइल अमाइन। ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जांपल लो, प्राइमरी अमीन्स का एग्जांपल है, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो क्या यूज़ होगा, मिथाइल, और पीछे आ जाएगा अमाइन, तो क्या हो गया, कॉमन नेम मिथाइल अमाइन। सेकेंड है सेकेंडरी अमाइंस का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमारे इससे 2 कार्बन चेन जुड़ी हुई हैं, एक तो मिथाइल और दूसरी इथाइल। तो मैं क्या लिख दूंगी, मैं अब लिखूंगी एल्काइल अमाइन की जगह पे इथाइल मिथाइल अमाइन। ठीक है, 2 कार्बन चेन से दोनों को नाम दे दिया। अगर दोनों कार्बन चेन सेम होती, फॉर एग्जांपल दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते, तो मैं लिख देती डाई मिथाइल अमाइन। दोनों डिफरेंट थे तो मैंने कैसे लिखा, इथाइल मिथाइल अमाइन। ठीक है, सिंपल है। अब तीसरा है टर्शरी अमाइंस का एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे 3 कार्बन चेन जुड़ी हुई हैं एक नाइट्रोजन से, तीनों बेसिकली सेम है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, ट्राई। ठीक है, और कौन सी चेन जुड़ी हुई है, मिथाइल, तो हो जाएगा ट्राई मिथाइल अमाइन। अगर कोई एक डिफरेंट होती है, कोई 2 डिफरेंट होती, तो हम लोग उस तरह से नेम देते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 ना जुड़ के यानी मिथाइल ना जुड़ के इथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता, तो मैं लिख देती इथाइल डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, सिंपल है, सिंपल एल्काइल अमाइन को ही हमें फॉलो करना है। अब आ जाते हैं अमाइड्स के ऊपर। तो अमाइड की कॉमन नेमिंग में हम लोग करेंगे हमारे एसिड्स के हेल्प से, एसिड में जो हम लोगों ने कॉमन नेमिंग करा था उसके हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर होता बेसिकली ये है कि एसिड के अंदर जो हमारा HC डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ा होता है ना, ये OH ग्रुप को हटा के यहाँ जुड़ जाता है HC डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप। ठीक है, OH हट गया, NH2 आ गया, सब सेम रहेगा, सिर्फ NH2 यूज़ होगा हमारे पास में, यानी हमें अब अमाइड लिखना पड़ेगा पीछे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक कार्बन वाला अमाइड है, एक कार्बन वाले एसिड का नाम था फॉर्मिक एसिड, तो एक कार्बन वाले अमाइड का नाम क्या होगा, फॉर्मेमाइड। ठीक है, वैसे ही 2 कार्बन वाले एसिड का नाम था एसिटिक एसिड, तो 2 कार्बन वाले अमाइड का नाम होगा एसिटामाइड। आई बात समझ में? तो ये सब क्या है, एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, यानी हमने एसिड से इन्हें डिराइव किया है। एसिड में से OH हटाया, NH लगाया तो अमाइड बन गया, या फिर हम लोगों ने H हटाया और एक कार्बन चेन लगाई तो एस्टर बन गया। इस तरह से वेरिएशंस होते रहते हैं, और इसीलिए हम लोग इन सबके नाम जो हैं वो हमारे एसिड डेरिवेटिव्स के नाम पर ही रखते हैं। फॉर्मिक एसिड था, हमने उसका अमाइड बना दिया तो फॉर्मामाइड बन गया, एसिटिक एसिड का अमाइड बनाया तो एसिटामाइड बन गया। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड का अमाइड बनाएंगे तो प्रोपियोनामाइड बन जाएगा। सिंपल है। अब बात करते हैं एल्काइल नाइट्राइट्स की।
तो एल्काइल नाइट्राइड्स यानी जो ON डबल बॉन्ड O, बेसिकली N और O के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? नाइट्राइट ग्रुप। और इस ग्रुप से हमारी कार्बन चेन जुड़ी होती है तो हम उसे बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, कॉमन नेमिंग भी सेम होती है, एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, इनका IUPAC नेमिंग नहीं होता है, इनका सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम होता है, एल्काइल नाइट्राइट ही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इस ONO ग्रुप को छुपा दो और फिर जितने भी कार्बन है उन्हें काउंट कर लो। तो ONO ग्रुप को छुपाए, चलो फर्स्ट वाले हमारे एग्जाम्पल के अंदर कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। 1 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेथ, तो मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल, और फिर पीछे क्या आ जाएगा? नाइट्राइट। यहाँ पे इस ONO ग्रुप को छुपाओगे तो कितने कार्बन्स हैं? 2 कार्बन्स हैं, तो क्या यूज़ करते हैं? एथ, तो हो जाएगा इथाइल और पीछे आ जाएगा नाइट्राइट। ठीक है, सिंपल था इनको कॉमन नेमिंग देना। इनके IUPAC नेमिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम्स मिलते हैं हमें। ठीक है, अब आ जाता है एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड्स के ऊपर। साइनाइड ग्रुप कौन सा होता है? C�BN, इससे एक कार्बन चेन जुड़ गई तो एल्काइल साइनाइड। और आइसोसाइनाइड क्या होता है? N एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स और साथ में C। ठीक है, ये दोनों एम्बिडेंट ग्रुप होते हैं, यानी ये जो ग्रुप होता है ना, ये दोनों साइड से जुड़ जाता है, देखो कार्बन से भी जुड़ रहा है और नाइट्रोजन से भी जुड़ रहा है, तो इन्हें एम्बिडेंट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, एल्काइल साइनाइड और आइसोसाइनाइड की हम लोग कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे? तो कुछ भी नहीं करना होता, जो एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड है यही इनके कॉमन नेम्स होते हैं बेसिकली। तो मैं ये जो साइनाइड ग्रुप है CH3 से C की तरफ से जुड़ा हुआ है यानी साइनाइड, N से जुड़ा होगा तो आइसोसाइनाइड। तो अगर हमें साइनाइड की कॉमन नेमिंग करनी है तो इस CN ग्रुप को छुपा लो, कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल और पीछे आ जाएगा साइनाइड। और अगर N साइड से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन साइड से जुड़ा हुआ है, तो इसको छुपाओ, क्या आ गया? 1 कार्बन है तो CH3 यानी कि मिथाइल और साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड ग्रुप्स जो होते हैं इनकी भी IUPAC नेमिंग नहीं होती है, इनकी यही कॉमन नेम्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सारे फंक्शनल ग्रुप्स के कॉमन नेमिंग करना सीख लिए। अल्कोहल की कॉमन नेमिंग मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन कॉमन नेमिंग की प्रैक्टिस करें ताकि ये धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाए। मोस्ट ऑफ द कॉमन नेमिंग तो हम लोगों ने देखा कि एसिड डेरिवेटिव्स के थे जो हमें एसिड से ही डिराइव करने थे। बाकी के जो कॉमन नेमिंग्स हैं उन्हें हम लोगों को ये जो कॉमन नेमिंग वाला फॉर्मूला इसे याद कर लें, बहुत ही सिंपली हमें ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।